अध्याय 7 देख रहे हैं। अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर। इन चित्रों को बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी जरूरत होगी हम यहां लौटेंगे। अगला सवाल है, द पर्सन हु डिसाइफर्ड द ब्रह्मी स्क्रिप्ट वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द। अब जो भी कुछ लिखा था इंस्क्रिप्शन में, जो अभिलेख हैं अशोका के और बाकियों के, उसमें क्या लिखा है उसको समझना। डिसाइफर करना मतलब उसको समझना, क्योंकि वो तो उस भाषा में लिखा होगा उस जमाने की, उसको कैसे समझा गया। तो जो एम्प्लॉय था जिसने इसको समझा वो ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको याद होगा अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए तो ये ट्रेडिंग के तौर पे आए, ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए। उस कंपनी का शुरुआती कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। What is the modern name of पाटलिपुत्र? पटना। आप ये देखिएगा, इसे कहते हैं ना, एक जो पिक्चर होती है वो 1000 से लेकर 10,000 वर्ड के बराबर होती है। अब ये जो पाटलिपुत्र आप देख रहे हैं, ये आज की बिहार की राजधानी है पटना। Name the ruler who tried to convey his message to the people through inscriptions। अब इसका उत्तर तो हमने काफी डिस्कशन में ले लिया। अशोक ऐसे राजा हुए, ऐसे तो कई राजा हुए, लेकिन ये वाहिद राजा हुए जिन्होंने अपना जो मैसेज है, चाहे वो आदेश हो, चाहे वह उसके बाद उनकी धर्म या धम्मा के उपदेश हो या डिस्कशंस हो, वो सारे उन्होंने अभिलेखों पे, अभिलेख क्या होते हैं, जो पत्थरों पे या धातुओं पे लिखे जाते हैं। What was the ancient name of coastal Odisha? कलिंग। इसी की लड़ाई के बाद हृदय परिवर्तन हुआ सम्राट अशोक का। कलिंग कहते हैं उसे, कलिंग। Why did अशोका डिसाइडेड, एक मिनट में एक काम करता हूं, आपको जरा दिखा भी दूं। यह है कलिंग, यह है कलिंग इलाका। Why did अशोका डिसाइडेड टू गिव अप वॉर्स? हुआ यह था कि जब 261-262 ईसा पूर्व, इसमें जब अशोका ने 8 साल बाद, वो जब राजा बन गए थे उसके 8 साल बाद उन्होंने कलिंग, जो कि एक इंडिपेंडेंट क्षेत्र था, स्वतंत्र क्षेत्र था, उसे जीता। लेकिन जो जीता उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें जायद हो गए, यानी कि मर गए। एक दया रिवर है और वो खून से रक्त रंजित हो गई। बस ये देखते ही उन्होंने कहा कि हमें मिला क्या, इतने सारे मॉन्क्स, इतने सारे ब्राह्मण्स, इनको मार दिया हमने। ये भी मरे, आम लोग भी मरे, और जो लोग मरे उनका जो परिवार है वो भी बेचारा इतना दुखी हो गया, उसका आगे क्या होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया, ही वॉज हॉरिफाइड बाय द वायलेंस, यानी कि जो हिंसा उन्होंने की थी, या कहें हिंसा जो होती है वॉर में, और जो खून बहा था, कई लोग अपंग हो गए, अंधे हो गए, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। ये जो लड़ाई के समय ये चीजें होती हैं, जो आज भी हम देखते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये तैयार किया गया कि पूरा का पूरा, जो एक पूरा का पूरा ये कहें कि कॉन्टिनेंट यूरोप लड़ रहा था, वो सब अब आपस में इन्होंने बाउंड्री फ्री कर दी, जिसे हम कहते हैं कि भाई फ्री, कि आप लड़ेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे बड़े बड़े नाटो वगैरह बन गए कि कहीं भी लड़ाई होगी तो हम इंटरफेरेंस करेंगे, क्योंकि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ है। लेकिन बात यह है कि जो नेता बन के बैठे हैं देश के, हमारे पूरे विश्व के, जहां लड़ाई होती है वो अपने हथियार सबसे पहले पहुंचाते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी और नाम ले लीजिए आप। नेम अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग दी सेंट्रल एशिया। बात यहां हो रही है इधर की, वो आपका इसका उत्तर खुद ही बताएंगे। ये गेटवे की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ वेस्ट, ये ना, क्या उत्तर है इसका? दिखा आपको कुछ? तक्षशिला। फिर से दिखाता हूं, ये है तक्षशिला। Administration of the important Mauryan provinces was placed under the control of। जो सबसे इंपॉर्टेंट मौर्यन प्रोविंसेस थे, जिनका 3 का हमने पहले भी नाम लिया, एक था तक्षशिला, यहां पर हो गया उज्जैन, और तीसरा था यहां पाटलिपुत्र। तो ये उज्जैन और तक्षशिला तो रॉयल प्रिंसेस। अब पाटलिपुत्र या कहें पटना से, वहां पर तो एम्परर खुद ही थे, यानी जो सम्राट थे, तो आसपास के इलाकों को तो बहुत अच्छी तरीके से वो सुपरवाइज कर सकते थे, उनको गाइड, शासन कर सकते थे उन पे। लेकिन ये दूर दराज के जो इलाके हैं, इतना दूर अगर आप तक्षशिला चले जाएं या फिर यहाँ पर
उज्जैन चले जाएं, आज भी ट्रेन से हमको काफ़ी समय लग जाता है। तो उस ज़माने में तो ट्रेन वगैरह हुआ नहीं करती थी, केवल घोड़े या फिर किसी बहुत स्लो तरीके से वहाँ जाना होता था, बग्गी से। यहाँ पर उनको भेजा जाता था, रॉयल प्रिंसेस को, यानी कि राजकुमारों को भेजा जाता था, वो जो यहाँ पर राज करते थे या यहाँ का प्रशासन देखते थे इस इलाके का। List one of the major problems that troubled Ashoka in later years of his rule. पहली चीज तो ये था कि इनके जो ग्रैंडसन थे वो गद्दी के लिए लड़ाई कर रहे थे। अब इस राजा का हम देखें, अगर अब कलिंग वॉर के बाद जो हुआ, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए कि पूछे मत। इन्होंने कहा लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना है। ये इसलिए दुखी थे कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, लड़ जाते हैं, पड़ोसी लड़ जाते हैं, आपस में खून खराबा हो जाता है, चोरी कर रहे हैं, जो गरीब हैं उनको बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। इतनी अच्छी बात उन्होंने कही कि ये सब इन्हें दुख पहुंचा इस चीज़ से। लेकिन जब बेचारे जब ये जाने लगे, तब देखा कि इनके जो ग्रैंडसन थे, यानी कि इनके पोते, वो आपस में इसी सिंहासन के लिए लड़ने लगे, फाइट करने लगे। अशोका अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स हु वर नोन एज दी, इसको कहते हैं धम्म महामत्ता। हुआ ये कि जब कलिंग की लड़ाई हुई और उसके बाद राजा का हृदय परिवर्तन हो गया, तो इन्होंने देखा कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि इनके एम्पायर में अलग अलग रिलीजन के लोग थे, लड़ रहे थे। वहां पर जो पड़ोसी थे, यानी कि नेबर्स, वो लड़ रहे थे। जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी लड़ रहे थे आपस में। इसी तरीके से जो स्लेव्स थे और ये कहें लेबरर्स थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने देखी कि मेरे साम्राज्य में हो क्या रहा है, हर जगह लड़ाई झगड़ा मार काट, और जिससे मैं बच गया हूँ, जो मुझे सत्य की प्राप्ति हो गई है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कि ये मार काट में कुछ नहीं रखा भाई, प्यार मोहब्बत में सब कुछ रखा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिसर्स नियुक्त किए जिनको कहा गया धर्म महामत्ता। उनको भेजा गया इनके एम्पायर में हर जगह पे, और बाकायदा इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख लिखे गए, और इन धर्म महामत्ता को कहा गया कि आप एक काम करिए, इसको पढ़ के सुनाइए उन लोगों को जिन लोगों को पढ़ना ना आता हो, ये इनको आप पढ़ के सुनाएंगे। जो पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने कई सारे मैसेंजर जो हैं इन्हीं में से वो भेजे सीरिया, कई जगह भेजे। जैसे मैं एक आध दो नाम अगर ले लूँ, इजिप्ट, कई जगह भेजे, मुझे अभी पूरे नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई जगह विदेशों में भी भेजे। धर्म महामत्ता वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन ऑर्डर टू स्प्रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा। बिल्कुल सही है, ट्रू। नेम द स्क्रिप्ट विद नो डिसेंडेंट्स एंड विच बिकेम एक्सटिंक्ट बाय 400 CE। तो जो स्क्रिप्ट है इसका नाम है करोष्ठी। अच्छा, ये किताब में नहीं दिया हुआ है, आपकी जो NCERT की किताब है उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसके आगे और नहीं बनी कुछ, उसके डिसेंडेंट कुछ नहीं थे, और ये खत्म हो गई, या ये कहें इसका ये आगे नहीं बन पाई या आगे नहीं रही 400 CE, जो कॉमन एरा है। नेम वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी इंक्लूडिंग उज्जैन एंड पाटलिपुत्रा। तो क्या रहा, अब आप देखिए, बताइए मुझे। ये पाटलिपुत्र है, ये उज्जैन है, तीसरा क्या है? ये जो ब्लैक में दिया है ना, ये इंपॉर्टेंट सिटीज है। क्या हुआ इसका उत्तर? तक्षशिला। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्रा रिटन बाय द मेगास्थेनीज, इट हैज डैश टावर्स एंड डैश गेट्स। तो मेगास्थेनीज को पहले मैं आपको दिखा दूं, पता तो चले हैं कौन ये है मेगास्थेनीज साहब। ये आए थे सेल्यूलस निकेटर, जो उस समय यूनान, ग्रीस के शासक थे, उनके राजदूत, एम्बेसडर बन के आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के रॉयल कोर्ट में। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, जो इन्होंने देखा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य साहब निकलते हैं तो कितने आलीशान तरीके से निकलते हैं, लोग इतना नाचते गाते हैं, वो खाना जो है वो खाते नहीं हैं, उनका पहले नौकर खाता फिर वो खाते हैं, एक ही बेड पे 2 रात से ज्यादा नहीं सोते। इस तरीके से इन्होंने कई सारी चीजें लिखी। तो इसमें बताया गया है कि उन्होंने ये भी बताया कितने टावर्स थे, कितने गेट्स थे। तो इसमें बताया गया 570 टावर क्या होते हैं? बुर्ज, जहां से वॉच टावर, जहां से देखा जाता है, निगरानी की जाती है, और 64 प्रवेश द्वार, गेट्स थे। There are around 41 cities where the inscriptions and edicts were found. ये फॉल्स है। इसका एग्जैक्ट नंबर क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यहां पर हमको गिनना पड़ेगा। ये जो सारी सिटीज है ना, रेड, इसको गिनना पड़ेगा, लेकिन ये 41 नहीं है। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द रॉयल प्रिंसेस वर अपॉइंटेड एज गवर्नर्स। तो जो रॉयल प्रिंसेस है, राजकुमारों को यहां भेजा जाता था, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने बताया एम्परर तो यहाँ से शासन कर रहा है। तक्षशिला और उज्जैन जैसे इलाकों में वहां पर
राजकुमारों को भेजा जाता था एज गवर्नर्स। सेल्यूलस निकेटर बिलोंग टू, अभी अभी मैंने उत्तर दे दिया, ये यूनान यानी कि ग्रीस के शासक थे उस जमाने में, जिनके राजदूत मेगास्थनीज हिंदुस्तान आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। नेम द रीजन दैट वाज पॉपुलर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैंकेट ड्यूरिंग मौर्य पीरियड। तो नॉर्थ वेस्ट, इसमें केवल इतना नॉर्थ वेस्ट बताया गया है, तो इसलिए हम इसको केवल नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो ये इलाका आप मान लीजिए ब्लैंकेट्स के लिए। नेम द सिटी डिस्कस्ड इन द डिटेल्ड वे बाय मेगास्थनीज। तो इन्होंने पाटलिपुत्र या पटना के बारे में बताया, जिसमें आपने देखा कितने गेट्स थे, कितने प्रवेश द्वार थे, कितने बुर्ज थे, बताया उन्होंने। तो पटना के बारे में उन्होंने बताया था। The lions that we see in our currency notes and coins are taken from the Ashok pillars located at, पहले मैं दिखा दूं आपको, हम इनकी बात कर रहे हैं। ये शेर जो हमारे रुपयों पैसों में आप देखते हैं, ये यहां से लिए गए हैं। ये है सारनाथ, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, पिलर है, उस पे ये शेर है, वहां से लिए गए। द एम्पायर इनहेरिटेड बाय अशोका वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि यहां पर इनके ग्रैंडफादर अशोक द ग्रेट के ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं से इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ही इसको स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो सही है इसका उत्तर। नेम एन एनिमी ऑफ धननंदा हु हेल्प चंद्रगुप्ता टू सीज द थ्रोन ऑफ मगध। तो ये भी आपकी किताब में नहीं है, लेकिन इसका उत्तर मैं बता देता हूं, कौटिल्य। ध्यान रहे कि चंद्रगुप्त का जब भी नाम आता है, मौर्य का जब भी नाम आता है, तो इनके साथ कौटिल्य या विष्णुगुप्ता, या फिर आप कहें एक और क्या नाम था, कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्ता हो गया और चाणक्य, ये तीनों एक ही आदमी हैं। और इन्हीं के दिमाग का खेल था, इन्हीं की समझदारी का खेल था, वाइज मैन थे, इंटेलिजेंट आदमी थे, जिससे चंद्रगुप्त बहुत प्रभावित थे और वो उनके हिसाब से काम करते थे। तो जो एनिमी है धननंदा, जिन्होंने मदद की ताकि वो मगध का थ्रोन, सिंहासन प्राप्त कर सके, वो कौटिल्य है। Which area was under the direct control of the emperor? पाटलिपुत्र के आसपास का जो एरिया था, तो the area around पाटलिपुत्र was under the direct control of the emperor। यहां दिखा दूं आपको, क्योंकि ये राजधानी थी, मेन राजधानी थी, इसके आसपास का एरिया जो था वो अशोक सम्राट और बाकी जितने भी सम्राट हैं उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था। बाकी जगह वो गवर्नर्स बना के राजकुमारों को भेजा करते थे। नेम सम ऑफ द कंट्रीज वेयर अशोका सेंट हिज ऑफिशियल्स टू स्प्रेड धर्मा। मैंने आपको कहा था 2-3 नाम आएंगे, इसमें सीरिया है, इजिप्ट है, ग्रीस है, श्रीलंका है। तो धर्म महामत्ता इन्होंने जो बनाए थे वो आपके पूरे साम्राज्य में जाते थे। इसके अलावा इन्होंने कई ऐसे जगह भी अपना जो उपदेश है या अपनी जो टीचिंग है या अपनी जो सोच है उसको या अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका भेजा। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ अशोका's लाइफ? यही है कलिंग की लड़ाई, बैटल ऑफ कलिंगा। ये पॉइंट ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, या उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कितनी ज़्यादा किलिंग हो गई, इतनी ज़्यादा खून खराबा हो गया, और बगैर किसी बात के। आप कोई स्वतंत्र देश है, उस पर जाके चढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को मार रहे हैं, क्या फ़ायदा इस चीज़ से? ऐसे राज से या ऐसे ज़मीन से या ऐसे पैसे से क्या फ़ायदा जब आप किसी को नुकसान पहुँचा के ले रहे हैं? वॉट वर द क्रॉप्स दैट द इंडस पीपल कल्टिवेटेड? इसमें है पल्सेस, व्हीट, बार्ली, पीज, राइस, सेसमी, लाइनसीड, मस्टर्ड। तो दालें हो गई, गेहूं, जौ, मटर, चावल, इसमें सरसों हो गया, मस्टर्ड हो गया, तिल हो गया, लाइन सीड, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो ये जो सवाल है, मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल इसमें नहीं है, कहते हैं आपकी किताब में, लेकिन इसके पहले जरूर इसको दिया गया है। ठीक, ये जो लाइन सीड मैं आपको बता रहा था, ये इसको हम कहते हैं अलसी, ध्यान रहेगा, अलसी। अब ये 2 सवाल है आप लोगों के लिए, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा कि इनमें से किसी एक का भी अगर आप उत्तर देंगे तो मैं ये मान सकता हूं कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया है। मैं इंतजार करूंगा इसके उत्तर का। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।